नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अक्सर हम लोग नफ़रत और इसकी राजनीति की बातें करते हैं। हम कहीं गज़ा का उदाहरण लेते हैं, कभी कहीं का उदाहरण लेते हैं, पुराने तानाशाहों की कहानियाँ उठाते हैं। लेकिन बड़ा बुरा लगता है कि जब इसी तरह की चीज़ें मेरे देश में सामने आने लग जाएं, मेरे देश के ऊपर ये सवाल उठें और हमारे आसपास वो सारे काम हो रहे हों जिनको हम अब तक अजूबा माना करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भारत के एक बेहद गंदे चेहरे को दुनिया के सामने पेश किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपने का मतलब यह है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन तक ये बात पहुंचना और ये जानकारी सामने आना जो वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन में मेरे देश के खिलाफ, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे देश के खिलाफ इतनी बड़ी और गंभीर बातें आ सकती हैं। हम देखते हैं कहीं पे नमाज पढ़ नहीं सकते। एक वो चौधरी साहब हैं, बॉडी बिल्डर, पुलिस अधिकारी, उन्होंने जरा भी कोई नमाज अगर मस्जिद के बाहर 4 आदमी हो जाएं, तुरंत उठो यहाँ से। ये सब तो हम देखते चले आ रहे हैं। लोगों को प्राइवेट स्तर में जगहों पर घर के अंदर नमाज पढ़ने पे भी FIR हुई है, छतों में नमाज पढ़ने पे भी हुआ है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, आप अपने नाम की प्लेट लगाओ अपने दुकान के ऊपर, ये उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण हम रोज देखते रहते हैं जो एक खास वर्ग, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने वाली खबरें आती हैं। ये उदाहरण देखते देखते हमें शायद आदत हो गई है। इस भेदभाव को महसूस करते हैं। हमारे हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में जब आता है हिंदू मेड चाहिए, ये चाहिए, उसको भी देखते देखते हमको शायद ऐसी आदत हो गई है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी हैं जो शायद भारत के चेहरे पे एक कलंक है। ये जो रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट की, ये कहानी कुछ कहती है जो अपने आप में डराने वाली है। हुआ यह है कि 26 लोग जब मारे गए पहलगाम में, उसके बाद देश भर में उसको सांप्रदायिक तनाव बना, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान ने उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के जो घुसपैठिए आतंकवादी थे उन्होंने, और पाकिस्तान के थे, ये सरकार कह रही है तो मैं भी कहूँगा पाकिस्तान के थे, और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में नफरत फैलाई। इसके बाद एक आदमी जिसका काम कानून व्यवस्था का पालन कराना है, वो आदमी होता है गृह मंत्री। यानी एग्जीक्यूटिव में और विधायिका में एक ही आदमी है जिसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से देश में कानून व्यवस्था सही रहे। अगर राज्य है तो राज्य का गृह मंत्री, केंद्र है तो केंद्र का गृह मंत्री। अब गुजरात का जो गृह मंत्री है उसका नाम है हर्ष संघवी। उसने एक अभियान चला दिया, हर घुसपैठियों को खोज निकालने का ऐलान। मुसलमान मजदूरों की बस्तियों पे छापामारी शुरू हो गई पहलगाम की आड़ में। हम सब पाकिस्तान में कराची पोर्ट पे कब्जा, ये वो सब खबरों में घिरे हुए थे, और वहाँ पर एक एक मजदूर बस्ती पे, मजदूर के ऊपर हमला हो रहा था और उनको बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा था। जैसे दिल्ली में एक के बाद एक बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लगातार, जब से केजरीवाल की सरकार गई। और उसको सोशल मीडिया पे, सब जगह पे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि हम रोहिंग्याओं को भगा रहे हैं। रोहिंग्या कहाँ रहते हैं, उनकी बस्तियां तय हैं। वो बस्तियां खुद सरकारों ने बसाई हैं, दिल्ली सरकार ने उनको जगह दी है। वो जब भारत में आए हैं तो गृह मंत्रालय हमारा जो है उसने उनको अनुमति दी है आने की। वो शरणार्थी हैं, वो घुसपैठिए नहीं हैं। लेकिन रोहिंग्या एक ऐसा तबका है जो बहुत इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ता वढ़ता नहीं है। वो रोहिंग्या और घुसपैठियों में अंतर ही नहीं कर पाता है। बहरहाल, बांग्लादेशी घुसपैठिए किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, बल्कि आप अगर सीमावर्ती इलाकों में जाएंगे, असम में जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे धर्म के ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जैसा कल्चर, हमारे जैसी संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं तो हम उनके पास चलें। खैर, वो अलग मसला है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल ऐसी कहानियाँ आई हैं जिसमें इन लोगों को धर पकड़ करके रातों रात उठाया गया। उठा लिया भाई, उनके ऊपर मुकदमा चलाओ,
उनको कहीं डालो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ केस स्टडीज को कोट किए हैं। एक आदमी है हसन शाह। हसन शाह के साथ क्या हुआ, उसको पश्चिम बंगाल में उसका जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल में उसका परिवार है, गुजरात में उसका जन्म हुआ, पूरी तरह से वो गुजराती है। उसको घर से उठाया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई जो 3 दिन तक नहीं खोली गई। उसको एक नाव में रखा गया और बांग्लादेश की सीमा के पार ले जाके उसको कहा गया तुम पानी में कूदो वरना तुमको गोली मार देंगे। और बांग्लादेश के जो तट रक्षक है, जैसे हमारा बीएसएफ है, बीएसएफ नहीं, हमारे यहाँ पे कोस्ट गार्ड है जैसे, उन्होंने उसको बचाया। बांग्लादेश के साथ हमारे पास में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, हम किसी को एक दूसरे पर निर्वासित नहीं कर सकते हैं। अब है क्या कि बगैर किसी कागज के बच्चों और पत्नी से अलग वो आदमी दर बदर घूम रहा है। वो आदमी भारत का लेजिटिमेट नागरिक है, भारत का नागरिक था। उसका कसूर क्या था? उसका धर्म। उसका धर्म भी नहीं, उसके धर्म से कुछ खास मुट्ठी भर चंद लोगों की नफरत इस देश के। दूसरा केस अहमदाबाद के अब्दुल रहमान का है, 20 साल का लड़का है। आधी रात को पुलिस उसको उठा के ले गई, जेल में मारपीट हुई और पीट पीट के उससे कहा गया कि तू मान कि तू बांग्लादेशी है। और जब उसने बनवा लिया, उसको भी नाव में बिठाकर बांग्लादेश की सीमा तक छोड़ दिया गया। तीसरा केस है यूनिस खान पठान का। ये चंदोल झील बस्ती में रहने वाला आदमी है। अप्रैल में वही ये जो उस दौरान पकड़ा गया, कई घंटे तक पैदल चला गया, फिर छोड़ दिया गया। उसका घर बाद में बुलडोजर से गिरा दिया गया और कहा गया कि अब तुम साबित करो कि तुम देश के नागरिक हो। घर गिरा दिया, कागज पत्र जो हैं वो गए, नागरिक हो। इसी तरह से मिस्मा खातून असम की है, 72 साल की बूढ़ी महिला है। उसको जबरन बांग्लादेश सीमा पे उतार दिया गया कि जाओ वही तुम्हारा देश है। बांग्लादेशी गार्ड ने फिर इसको भारत को वापस कराया। कानून और मानवाधिकार पे इस पे भारत को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब आप सोचिए, ये वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत सरकार ने इनको भारत का नागरिक मान के बांग्लादेश से वापस लिया। तो अब एक बात बताइए, इस देश में किसी व्यक्ति को अगर आप गायब कर दे रहे हो रातों रात उठा के, ये सिर्फ निर्वासन नहीं है, ये गायब कर देने का काम मामला है। और किसी को गायब कर दे रहे हो, वो लापता है, किसी को पता ही नहीं कहां गया, तो उस पर सजा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो गुजरात का वो गृह मंत्री या उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने कैसे किया, किस आधार पे कर दिया, आपने वेरीफाई किया? अब तो हिंदुस्तान का नागरिकता पे भी हर आदमी की सवाल उठ रहा है। पहले कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, अब तो नागरिकता का सबूत मांगने लग गए हैं हर आदमी से। लाओ तुम नागरिक हो तो बताओ। अब तो चुनाव आयोग ये काम कर रहा है बिहार में। ये जो सीन है, ये अपने आप में भारत के खिलाफ बहुत बड़ी खतरनाक चीजें हमारे सिर पे डाल रहा है। अभी इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन है। मोहसिन आलम भट्ट जो है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, ये कह रहे हैं ये सिविल राइट्स का उल्लंघन नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। और रूबादे शाहिद अटलांटिक काउंसिल, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने इनके कोर्स छापे हैं। मैं सिर्फ वो स्टोरी आपको बता रहा हूं, ये एक समूह को गायब करने जैसा है। अब बांग्लादेश ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, आप समझिए। अब आप कहेंगे बांग्लादेश वाले हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा करें, तो भाई तुम्हारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है, एक तो वो कितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया, ये मैं आपको स्टोरी में सबूत के साथ दे चुका हूं। कहीं रेस्टोरेंट में आग लगी थी 2 साल पहले और बोल दिया देखो हिंदुओं के घर में आग लगा दी है, मंदिर में आग लगा दी है। ये खूब हुआ है, मैंने डिटेल से 20-30 केस स्टडी डाल के वो वीडियो बनाया था। खैर, 1880 लोग बाकायदा बांग्लादेश भेजे गए 7 मई से 3 जुलाई के बीच में, इसी तरह से जबरदस्ती। बांग्लादेश ने इस मसले को उठाया और हार के भारत सरकार को 110 लोगों को वापस लेना पड़ गया, क्योंकि वो अपने सबूत बचाने में कामयाब हो गए थे कि वो भारतीय हैं। तो भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि 110 में तो एक आदमी भी हो अगर जो भारत का नागरिक हो, उसको आप जबरदस्ती दूसरे देश में घुसा के आ जाओगे। और 110 लोगों को आपने भेज दिया।
पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान होता तो उनको भी बंद कर दिया जेल में, बोलते ये तो जासूसी का आरोप है हमारे ऊपर, घुसा दिए अपने लोग। ये वॉशिंगटन पोस्ट में जब ये छपता है ना, तो ये अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति है। खास तौर पे बीजेपी का जहां राज है, गुजरात और असम, वहां को लेकर ये रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी है। और इस रिपोर्ट में सिर्फ भारत के नेताओं और भारत के प्रशासन पे सवाल नहीं उठाया गया है, भारत के न्यायालयों पे और भारत के मीडिया पे भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि कम से कम इनका काम था इस सब पे नज़र रखना, रोकना, लेकिन ये भी उसी के शामिल हो गए हैं। गुजरात हाई कोर्ट, अब गुजरात की अदालतों पे तो आप राहुल गांधी के केस में भी सवाल उठा था। दुर्भाग्य से अदालतों की नीयत पे कभी सवाल नहीं उठना चाहिए। अदालत की किसी भी चीज़ पे सवाल उठ जाए, उसका फैसला गलत है इस पे बात हो जाए, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है, ये सवाल अपने आप में बहुत बुरा है और किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बुरा है। अगर हमारा अदालतों पे भरोसा कमज़ोर हो जाएगा तो बचा क्या। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि सुरक्षा के नाम पे हाईकोर्ट ने कह दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे इजाजत दे दी बाकायदा गुजरात हाईकोर्ट ने, और कहा तुम बस्तियों पे बुलडोजर चला सकते हो, उड़ा दो। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने यह सवाल उठा दिया, अमेरिका का एक बड़ा अखबार, टॉप के अखबारों में से एक, कि भाई, और ये अपने आप में एक, आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कम्युनिटी के नाम पे हो, चाहे वो क्लास के नाम पे हो, चाहे वो शहर के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, एक साथ सिर्फ सारा सुरक्षा का खतरा एक खास तरह के लोगों के जरिए ही है कि आपको अदालत ने इजाजत दी और मीडिया के सामने इन लोगों का मार्च कराया गया। देखो ये लोग जो हैं, इनको हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और नेशनल मीडिया कह रहा था सबसे बड़ी खबर, देखो बांग्लादेशियों को भेज दिया गया। किसी भी व्यक्ति ने ये भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की और ये भी कहने की कोशिश नहीं की कि प्रशासन का दावा है कि ये बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी हैं या नहीं, इसकी जांच करने की कोशिश भी नहीं की, घुसपैठियों को बाहर निकाला। ये मीडिया रोज कर रहा है हमारा, और ये सब उस देश में हो रहा है। उस देश की सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं जो एक बेहतरीन लोकतंत्र माना जाता था, जो समावेशी सरकार मानी जाती थी, जिसका प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देके यहां पे सरकार में आया, वहां की स्थितियां बहुत सारे देशों से भी खराब है। और ये अपने आप में जब वॉशिंगटन पोस्ट कहता है ये बात, तो और बुरा लगता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझने में मदद की होगी और इसके ज़रिए आप जान पाए होंगे कि हम उस जमात में, उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो किसी भी तरह के हम बगल में म्यांमार को क्या कोसते हैं भाई, हमारे अपने यहाँ पे ये होने लग गया। ये हमने श्रीलंका में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर हुआ था, तमिलों के ऊपर, कितनी पुरानी बात तो है नहीं। वही सब जब यहाँ होने लगे और ये हम अपने देश के बारे में सुनने लगे, तो लगता है किस दौर में हम आ गए हैं और हमारे आसपास क्या घट रहा है। और ये भयावह है, क्योंकि ये बढ़ता गया तो हमारे देश की जितनी विकास, प्रगति, ये सब चीज़ की बातें हम करते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ हम आपस में लड़ी रहे होंगे। गृह युद्ध जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना मैं चाहता नहीं। नमस्कार, जय हिंद।